वेलकम बैक वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है जी मुआशरे में डाइवोर्स यानी तलाक की बढ़ती हुई शरह। पसे पर्दा महर का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी वक्त में समझा ये जाता था कि जी ये बहुत जो है वो बुरा अमल भी कंसिडर किया जाता था, मायूब भी समझा जाता था। नॉर्मली तो अच्छे घरानों में कहा जाता था इसका नाम भी ना लो, बट अब कुछ वजूहात जानने की ज़रूरत है। आया तलाक का जो सिलसिला है बढ़ता क्यों चला जा रहा है? अब इसके पीछे कुछ अनासर जो है ना जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो सिरायत कर चुके हैं, जिनको जब तक आप दूर नहीं करेंगे किसी फैमिली से तो जो आने वाली लड़की है उसका जीना भी मुहाल हो जाएगा। अच्छा भला लड़का भी जो है वो भी अपनी बीवी की बात नहीं सुन सकेगा। बहुत सारे मसाइल हैं जी, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। आप एक फैमिली स्ट्रक्चर को देखें तो तलाक की वजूहात घर के अपने लोग भी होते हैं, बाहर के लोग भी होते हैं, सम टाइम आपके अपने दोस्त भी होते हैं। सो किसी एक को आप जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। सम टाइम एक अकेला वो बंदा ही जिससे आपकी शादी हुई है वही काफ़ी होता है। सो तलाक की वजूहात जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमने सबसे पहले मल्टीपल रीज़न देखनी है। वो तासुर जो आम तौर पर जो ज़्यादा जो है वो नज़र आता है जी, जिसकी वजह से तलाक हो रही है। आम तासुर क्या होता है जी? जो मुझे लगता है इर्द गिर्द मैंने देखा जिसपे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हमें इस तरफ तलाक की तरफ जाती हुई डाइवोर्स की तरफ नज़र आती हैं। अदम बर्दाश्त माशरे में बहुत ज़्यादा है। दोनों पार्टनर्स में बर्दाश्त होना ज़रूरी है। क्यों कहा जाता है कि सिर्फ लड़की बर्दाश्त करे? मैं इस चीज़ की हामी नहीं हूँ। अगर लड़की घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, फिर जॉब भी कर रही है, आपकी फैमिली को भी बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रही है, कुछ रोल उसमें आपके पार्टनर का भी होना चाहिए। ऐसे में जब आपको इधर उधर से बातें सुनने को मिलती हैं, जब आपकी हर चीज़ को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जब आप यहाँ से डिप्रेस और डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं, आपकी लाइफ क्वालिटी तबाह होना शुरू हो जाती है, आपको अपनी परवाह नहीं रह जाती है, उसके बावजूद अगर आप ये बेटी को सबक दे के सब्र करो। सो अब ये चीज़ें पुरानी होने लगी हैं। सेकेंडली, एक आम तासुर है जी, पढ़ी लिखी लड़की आगे से ज़बान चलाती है। अब बात यह कि जी आपने बच्ची को पढ़ाया लिखाया, उसको बताया कि उसके अपने हुकूक क्या हैं, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, उसको किन चीज़ों पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उसके बाद अगर आप ये कहें कि एक बुरे माहौल में वो सर्वाइव करे, गालम गलोच बर्दाश्त करे, तो आई एम सॉरी, ये कहीं पर जस्टिफाई नहीं है। इस चीज़ को खुद समझना होगा। आपको रिस्पेक्ट लेने के लिए अगले बंदे को रिस्पेक्ट लाजमी देनी होगी, ये हर रिलेशनशिप के लिए है। तलाक की बढ़ती हुई शरह और इसके पीछे पसे पर्दा वजूहात। रूबी अली हमारे साथ हैं जी, माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं और सोशली भी हम इन्हें बड़ा एक्टिव देखते हैं। इनसे जानते हैं कि मजमूई तौर पर रीज़न क्या सामने आती है। अस्सलाम वालेकुम रूबी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। बहुत ज़्यादा डाइवोर्स की रेशो बढ़ती चली जा रही है। अमूमी तौर पर जो वजूहात सामने आती हैं मैक्सिमम, उनमें से कौन सी आपको ज़्यादा लगती हैं कि ये वजूहात हैं? जैसे आपने शरह की बात की है, तो एक वो वाले मुकदमात जो दर्ज हैं लाहौर में तकरीबन 19,000 के करीब एक साल में किए जा रहे हैं। कराची में तो खैर इसकी 40-45% तक ये जा रही है विशु। देखिए, सबसे पहले अगर हम आ जाएँ इस रिश्ते में, टूटने पे बाद में जाएंगे, इस रिश्ते के अगर आगाज़ की तरफ आएँ तो ये वो वाहिद रिश्ता है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने रोज़े क़यामत सबसे पहले सवाल करना है। इसका मतलब ये रिश्ता बहुत खूबसूरत और सबसे अहम है। हम लोग अब अपनी तख्लीक में देखें तो हज़रत आदम और अम्मा हवा हमारे लिए मिसाल है सबसे पहले कि ये रिश्ते की खूबसूरती, अल्लाह ताला ने इस रिश्ते का मुकाम, इस रिश्ते की वैल्यू कितनी है। अब बात आते हैं हम उस तरफ के जो हमारे मुआशरे में ये क्यों एक ये कह लेंगे वो अमल जिसके बारे में कुरान कहते हैं कि हलाल होते हुए भी अल्लाह ताला के लिए नापसंदीदा ये उनमें आते हैं अवामिल में। देखिए आना, माशरे में अगर हम आज बात करें कंपैरेटिवली अपनी पहले माशरे से या पहली सोसाइटी से, तो आज बहुत सारी वजूहात में जो अभी हमने बात की अदम बर्दाश्त, ये दोनों तरफ से है। देखिए, शादी जो है ना, ये एक म्यूचुअल, एक आपका दोनों का जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। रूबी, आई एम सॉरी, एक का नहीं दोनों तरफ से ना अदम बर्दाश्त के साथ साथ फैमिली के लोग भी नए आने वाले बंदे को बर्दाश्त नहीं कर रहे होते। ये अच्छा, हमारे यहाँ जो ये आज भी अगर आप बात करें ना, हमारे यहाँ मुझे जो लगता है कि तलाक की एक बहुत बड़ी रीज़न में जॉइंट फैमिली सिस्टम भी है। और वो क्यों है? हम लोग शुरू से रहते आए हैं पाको हिंद के साथ, बड़े सग़ीर के साथ, जो हमारी एक सोसाइटी, जो हमारा एक कल्चर था, वो इस्लामिक हवाले से नहीं है, लेकिन हम अपना सोशली अगर बात करें, देखिए जब उस कल्चर को अगर हम फॉलो करते हैं, उस कल्चर को देखते आते हैं, तो हमारा माइंडसेट वही आहिस्ता आहिस्ता आज भी वहीं पर कहीं ना कहीं
तरक्की याफ्ता होने के बावजूद, तालीम याफ्ता होने के बावजूद जब इस रिश्ते की बात आती है, जब इस टॉपिक की बात आती है, तो हम टिपिकली वही अपना अंदाज इस रिश्ते के लिए अपना लेते हैं। बिल्कुल, वो चाहे आपकी बहू का हो। बहू के लिए मैं ज्यादा इसलिए कहूंगी, देखिए लड़की ने दूसरे घर में जाना होता है, आपने उसको स्पेस देनी है। आप किसी जानवर के बच्चे को भी ना एक उससे निकाल के हॉल में से उसको दूसरी जगह लेके जाएं तो उसको भी टाइम लगता है एक चीज को समझने में, एक चीज को अपनाने में। आप ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एक आने वाली बच्ची आपके पूरे घर का उसने आते ही निजाम संभाल लेना है, वो इसको भी देखे, उसको भी देखे, उसके मूड के मुताबिक रहे, ये पॉसिबल नहीं है। उसकी अपनी चॉइस का और दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ ये टॉपिक भी है और दूसरी तरफ अगर हम ये पहलू में देखा जाए तो बच्चियों में भी आजकल जो है ना, स्पेशली मुझे लगता है कि माओं का बहुत बड़ा रोल है। देखिए जो काउंसलिंग केसेस में देखने में ज्यादातर आ रहा है कि देखिए बच्चे, लड़का लड़की दोनों जो है ना, वो अभी एक उनके लिए जो है ना ये जिंदगी अभी उन्होंने शुरू करनी है। अभी तो उनके लिए एक वो कहने के दुनिया जन्नत है और वो बड़े उसमें अपने आप को समझ रहे होते हैं, हीरो हीरोइन वाला एक इम्पैक्ट होता है। क्या वजूहात है आना, आजकल आप देखें कि शादी पे इतने अखराजात, इतने पैसे लगाए जाते हैं और 6 माह बाद हमारे सुनने में आ रहा होता है कि जी खत्म हो गई शादी। इसका मतलब है कि हमारे लिए वो जस्ट एक फैंटेसी वर्ल्ड है। तवक्कात ज्यादा हम लगा लेते हैं ना, हद से ज्यादा, वो इतनी वो रौनकें थी, इतना अच्छा सारा कुछ दिखाया, बाद में फैंटेसी वर्ल्ड। देखिए मेजॉरिटी में देखा जाता है हमारे यहाँ, अगर रेशोज में देखा जाए तलाक होने की, उसमें लव मैरिजेस को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि इसमें तलाक की रेशो ज्यादा है और है भी। अब उसकी वजह क्या है कि एक दूसरे से आप पहले ग्रीन गार्डन एक दूसरे को इतना दिखा रहे होते हैं, उसमें सिर्फ लड़के नहीं होते, लड़कियों की भी, दोनों का एक अमल होता है। अब वो जब बाद में एक दूसरे को टाइम प्रॉपर एक रिश्ते को समझने के लिए वक्त नहीं दिया जा रहा होता, एक दूसरे को, आप देखिए शादी जो है ना वो जस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो सेक्रीफाइस करने का भी नाम है। ऐसे आपने, अगर लड़की ने अपने लिए आपका कुंबा छोड़ के आ रही है, उसने अपनी हर चीज को आपके लिए समझ ले, को नई जिंदगी में आ गई ना, नई दुनिया में आ गई, उसने अपने माँ बाप को, बहन भाई को, अपना लिविंग, अपना कल्चर, ईच एंड एवरीथिंग वो आपके लिए छोड़ के आपके घर आई है। आने वालों को भी चाहिए कि उस बच्ची को स्पेस दे, उसको थोड़ा टाइम दें, उसको समझे, ठीक है, और उसको ये एहसास होने दें कि बेटे ये तुम्हारा घर है, तुम इस घर में एक फर्द बन के आई हो। आप आती जजमेंटल आप होना शुरू हो जाते हैं। आपकी अपने घर में भी बेटी होती है, लेकिन कंपैरेटिवली आप उस बच्ची को जज करना शुरू कर देते हैं छोटी छोटी चीजों पे। टाइम दिया जाता है, आप आते साथ ही उसको जो है वो एक ये एहसास दिलाया जा रहा होता है कि बीबी ये घर तुम्हारा नहीं है, या आप इस घर में आपने ये भी देखना है। अगर सारी जिंदगी यही एहसास दिलाया गया, सास ये कोशिश करती गई कि ये घर पे घर अपने नाम ना करा ले, या ये समझ ना ले कि ये इसका घर है, इसको तो ये एहसास ही नहीं होने दिया, तो फिर इनसिक्योरिटी है ना। आप में अभी तक अपनी इनसिक्योरिटी नहीं जा रही, तो आप आने वाली बच्ची से आप देखें, आप ये क्यों कंसीडर कर रहे हैं कि वो आते साथ ही, अगर इस्लाम के हवाले से हम जाएं तो इस्लाम में क्यों कहा गया है, कहीं पर ये जॉइंट फैमिली सिस्टम का मुझे किसी जगह पर आप ये दिखा दें नहीं है। लेकिन हमारा मुआशरा ऐसा है, हमारे वसाइल ऐसे नहीं है, घरों में हमारे बहुत ज़्यादा मुआशी मसाइल हैं, तो जिसकी वजह से आज भी हम लोग ज़ाहिर जॉइंट फैमिली सिस्टम में चल रहे हैं। लेकिन अगर आप उसी जगह पे आप ये सोचें कि आने वाली को थोड़ी स्पेस दें, उसको थोड़ा समझने में टाइम दें, और लड़की को भी चाहिए, देखें ये जो ज़िंदगी है ना, ये मजाक नहीं है, ये एक बड़ा कठिन इम्तिहान भी है। और स्पेशली मियाँ बीवी का रिश्ता है, इसमें एक दूसरे को उतार चढ़ाव समझना, एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करना। कभी वो कहते हैं ना, ये लोग कहते हैं ना ये 50-50, ये रिश्ता 50-50 नहीं है, ये कभी 70-30 है, कभी 60-40 है, कभी 20-80 है, ये रिश्ता ऐसे चलता है। हाँ, बचाना है ना आपको, कभी अगर आपको बचाना है तो फिर आपको इसको 70 पे भी लेके जाना पड़ेगा। ये आपने कहा जाए ना कि एक पार्टनर के सिर पे कभी भी ये रिश्ता चलता नहीं चलता। आप हमेशा ये क्यों तवक्का कर रहे होते हैं कि औरत से ही, औरत ने ही लेके चलना है, ये चीजें दोनों ने लेके चलनी है। हाँ, कंपैरेटिवली औरत में उसके बिहेवियर्स में फ्लैक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, वो चीज़ों को ज्यादा अच्छा मैनेज कर लेती है। अच्छा, अब तलाक की एक और वजह ये भी देखने में आ रही है कि देखें जो औरतें बाहर काम करने वाली, उनके बारे में एक बड़ी नेगेटिव एक ये चीज़ होगी कि जी ये पढ़ लिख ज़्यादा गई है, ये ज़्यादा काम अब दुनिया बाहर को देखने लग गई है, कंपैरेटिवली जो है अब ये सोसाइटी में अपना एक रोल रखती है, तो ये तो अपने ऊपर किसी मर्द की वो हुक्मरानी या सरबराही बर्दाश्त नहीं करेगी। सबसे पहले मर्द आपका हुक्मरान नहीं होता, मर्द आपका प्रोटेक्टर होता है। मर्द वो प्रोटेक्टर होता है जिसके सिर पे औरत, लोग कहते हैं ना कि औरत के एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो मैं समझती हूँ कामयाब औरत के पीछे भी
मर्द का हाथ होता No है, doubt. चाहे वो बाप की सूरत में हो, चाहे वो भाई की सूरत में हो, चाहे वो बेटे की सूरत में हो। और हस्बैंड का तो रिश्ता ही एक वो ऑल इन ऑल कह लेंगे, वो औरत उसी के गिर्द घूम रही होती है। तो उसके लिए उसका प्रोटेक्टर बने, उसको दुनिया में उसके लिए आपने एक ऐसी शील्ड बने जो उसको गर्म सर्द अच्छे बुरे हर तरह के हालात में आपने उसको लेके चलना है। सेकेंडली औरत को भी चाहिए कि देखें दोनों पार्टनर के लिए कुछ मशवरे दे दें। हमने देखे ना सोशल मीडिया जो है ना, सॉरी टू से, इसने भी खवातीन को, मैं ये बात आपको बड़ी ऑथेंटिक बता रही हूँ, देखने में भी आ रही है, निकल जाए कि फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है। हमने एक रिश्ते को देखना है, हमने एक रिश्ते को देखना है। सोशल मीडिया ने भी खवातीन को बहुत ज्यादा जो एक एक्चुअली दिमाग खराब, बिल्कुल एक इल्यूजन, एक इमेजिनरी वर्ल्ड उनको लग रहा होता है। वो हर कोई अपने आप में, वो हम ड्रामा देखते हैं ना, एक मुझे आज भी याद है कि वो मिस्टर बजाज, करोड़ों की बातें और जनाब इतने महल और बड़े बड़े जो है घर गाड़ियां। जिंदगी ये नहीं है। हर एक पे सबसे पहले अपने नसीब पे, अल्लाह की तकसीम पे राजी रहना। सेकेंडली, आप जब एक रिश्ते में आते हैं तो उसके साथ आपने उसके आप ही अगर तवक्को लड़का कर रहा होता है ना कि ये मेरे घर वालों की रिस्पेक्ट करे, तो इस तरह लड़की भी कर रही होती है। आप भी ये देखेंगे यार उसके भी माँ बाप है, बहन भाई हैं, आप भी आते ये मत समझें कि आज के बाद जो है तो ना तुम्हारी लड़की की माँ रहेगी ना बहनें रहेगी ना, कुछ ऐसे ही नहीं होता। अगर आपको एक दूसरे से मोहब्बत है, एक दूसरे का एहसास है, एक दूसरे को स्पेस दें, बैलेंस रखना पड़ता है, स्पेस दें एक दूसरे को। बिल्कुल। और ये पेरेंट्स पे भी होता है, हमारे यहाँ होता है कि लड़का लड़की को नहीं टाइम, उनकी आप कभी काउंसलिंग सेशंस में देखें, उनकी अपनी पर्सनल वजूहात इतनी नहीं निकली। इसने मेरी माँ को ये कहा, लड़की की माँ फोन पे कह रही होगी, तुम्हें तो सुनने की जरूरत ही नहीं है किसी की, जुत्ती की नोक पे रखो सबको। ये बड़ा, मैं ये आपको बता रही हूँ, सेशन में कॉमन चीजें हम लोग देख रहे होते हैं। सेकंड उसमें दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लड़के की माँ जो है, बहनें, वो आते ही वो जनाब सारा दिन लड़के के लिए रात अदालत तैयार होती है, लड़की के लिए सारा दिन वो अदालत में घूम रही होती है। वो बेचारों को समझ ही नहीं आ रहा होता कि हमारा रिश्ता है क्या। बिल्कुल आपने सही कहा, उन्हें टाइम नहीं दिया जा रहा, उन्हें टाइम नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल। अभी हमने ना देखे घर बचाने हैं, तो इसके लिए करना क्या है, हम ब्रेक के बाद आकर डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अब हमें जी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमने इस सिलसिले को रोकना है, इसमें कमी लेकर आनी है। सो सिचुएशन क्या है, करना क्या है, लड़की को क्या करना है, लड़के का रोल क्या होना चाहिए, हमने घर बचाने हैं कैसे? अना, सबसे पहले बच्चे बच्ची को जब ये रिश्ता, एक हम लोग पॉलर्स पे तो बड़ी बुकिंग ये कराते हैं, बुटीक पे भी जा रहे होते हैं, तो आई थिंक इस बच्चे और बेटे और बेटी के लिए ना स्पेशली एक काउंसलिंग सेशन ज़रूर करवाएं, जिसमें उनको पता हो कि ये जो रिश्ता वो बनाने लगे ना, इसकी अहमियत क्या है। इस रिश्ते को आप इतनी एक स्ट्रॉन्ग रिश्ते में लेके चल रहे हैं और आपने इसको लेके किस तरह चलना है। और इसमें कहते देखिए, कोई भी चीज़ है ना, आपने गाड़ी खरीदी है ना, तो आपको जब तक पता नहीं ना होगा कि इसका क्या मैनुअल बुक किया, किस तरह इसका सिस्टम ये वो, तो रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। सेकेंडली, अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम माँ अपनी बेटी को और वो अपने बेटे को रिश्ते की वैल्यू ज़रूर बताएं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और एक दूसरे की अहमियत का बताएं, इस रिश्ते की अहमियत का बताएं। और सेकेंडली, एक दूसरे को खुदा के लिए स्पेस दें, एक दूसरे की अहमियत को समझें, एक दूसरे के साथ आने वाली के साथ आप प्यार मोहब्बत से रहें। वो अपने जब जिस घर में बेटी जा रही है, वो भी उसको, अपनी बेटी को भी मिसाइल बना के ना दूसरे के घर में भेजे। ठीक है, रिश्तों को अगर देखें, हमने इसी सोसाइटी में चलना है ना। अगर आप एक लड़का नहीं अलग घर अफोर्ड कर रहा, तो आप क्या करेंगे, क्या बेटी नहीं भी आएंगे? चलना तो हमने इसी सोसाइटी में है ना, मेजॉरिटी हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से सब बिलोंग करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर यह है कि अगर आप एक रिश्ता जो मियाँ बीवी का ना, उसमें मदाखलत मत करें, ना उसके घर वाले ना उसके घर वाले। सेकेंडली, सोशल मीडिया से अपने आप को, बच्चियों को जरूर कहूंगी कि अपने आप को थोड़ा दूर रखें। ये चकाचौंध करने वाली जो दुनिया है ना, इसके पीछे अंधेरा और बहुत झूठ होता है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, ये सब कुछ नहीं होता। ये सब स्क्रिप्टेड चीजें होती हैं जो आपको दिखाई जा रही होती हैं, और आप उनके फ्लो में, कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात गो विद द फ्लो, गलत होता है। और वो ट्रेंड बन गया है। और अपनी दोस्तों से सुनकर आप लोगों के नजदीक देखिए, आप जिस तरह के, वो कहते हैं ना कि आप जिस तरह माहौल में बैठते हैं, बनते जा रहे होते हैं। अगर आपकी सहेलियां कुछ ऐसी हैं जिनके पास आप बैठते हैं और उनके लिए ये रिश्ते की वैल्यू ही नहीं है, और आप कंपैरेटिवली देख रहे होते हैं कि अच्छा ये हो गया, डाइवोर्स ले लो, रिश्ते की कोई बात, मसला ही कोई नहीं है, आपका माइंड ऐसा वैसा बनना शुरू हो जाता है। इस चीज़ से अवॉइड करें। और सेकेंडली, जो बाहर काम करने वाली खवातीन है ना, उनको स्पेस दें।
वो घरों को भी चलाती हैं, वो बाहर की सोसाइटी भी देख रही होती है। आप उनसे ये क्या, वो कोई जादुई ताकत नहीं रखती हैं, वो कोई टार्जन नहीं है कि वो हर चीज को, उनके भी मूड स्विंग्स होते हैं। वो बाहर की दुनिया का प्रेशर भी लेके आती है, वो घर की दुनिया का भी प्रेशर ले रही होती है, वो रिश्तेदारों का भी ले रही होती है। उसने हस्बैंड का मूड भी देखने, मूड स्विंग्स भी देखने। तो अगर हस्बैंड ये समझ रहा होता है कि मैं बाहर काम करके आ रहा हूँ और तुम्हारी ड्यूटी है, तुमने घर को भी देखना है और बाहर भी अपनी, अच्छा फिर एक बड़ा मजे का वो जवाब दिया जा रहा होता है, अपनी मर्जी से कर रही हो, वो आपके घर के लिए कर रही है, आपके बच्चों के लिए कर रही है, आपकी नस्ल के लिए कर रही है। और अगर औरत को सिर्फ आप इतनी थपकी देके कहते ना कि जो तुमने कर दी ना, क्या बात है। औरत में अल्लाह पाक ने बड़ी है वो एक खूबी रखी है, और अगले दिन फिर उसको लग रहा होता है मैं सुपर पावर हूँ, मैं तो सुपर वुमेन हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ एक पैम्पर्ड करने की जरूरत है, उसको ये एहसास दिलाने की जरूरत है कि मैं उसको एक थैंकलेस ना बने। और इसी तरह औरत को भी चाहिए कि अगर मर्द आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, आपको एक सोसाइटी में आज के दौर में, हमारे यहाँ पाकिस्तानी मुआशरे में तो 70% खवातीन घरों में जो है ना वो लग्जरी, मैं तो लग्जरी कहती हूँ कि हम मेड्स को भी इंजॉय कर रहे हैं, हम घरों को भी इंजॉय कर रहे हैं, सारा कुछ है। और मर्द जो है वो बेचारा मुझे लगता है कि मुआशी तौर पर बड़ा पीसरा है। बाहर की दुनिया से कमा के लाना आसान नहीं है, नो डाउट। जो खवातीन खुद अर्न कर रही हैं उन्हें पता है कि बाहर की दुनिया में क्या माहौल है। तो खुदा के लिए आप भी, अगर वो भी घर में आता है ना, तो आते ही आप भी अपना पेंडोरा बॉक्स ना खुल के बैठ जाया करें। आज ये हुआ, तुम्हारी माँ ने ये कहा, तुम्हारी बहन ने ये कहा, तुम मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते, तुमने कुछ करना ही नहीं है, मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मैं क्यों आ गई। ये सब वो क्वेश्चन, ये सब वो बातें हैं जो मर्द को आते ही आप एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना दें। सही, ठीक है। और उसको भी चाहिए कि अगर बीवी को, दोनों, मैं ये कहूं कि जी नहीं मर्द गलत औरतें गलत, हमने मुआशरे में नारे नहीं बुलंद करने, हमने अमली तौर पर अपने लोगों के पॉजिटिवली अपने यूथ को मैसेज दें कि जिस तरह देखिए पहले लोगों की अगर हम बात करते हैं तो कहेंगे कि पहले वाकई कंपैरेटिवली कम थी रेशो, क्योंकि तब कह लें कि कॉम्प्रोमाइज़ भी, सेक्रीफाइस कंपैरेटिवली अगर आज बात करें तो आज औरत में थोड़ा शऊर भी है, समझ भी है, मर्द में भी है। और कोशिश करें, हत्तल अमकान कोशिश करें, लेकिन खुदा न हादसा कहीं आपको लगे कि आपका बेटा या बेटी एक नार्सिस्ट रिश्ते में जा रहा है, एक वो कह लें कि साइकी केस बनता जा रहा है, तो वहाँ पर अल्लाह ने पसंदीदा ना होते हुए भी आपको इख्तियार दिया। तो खुदा के लिए उन खवातीन को या उन बच्चियों को भी जो इसकी विक्टिमाइज हो भी जाएं, ठीक है, उनको सोसाइटी में उसके बाद बड़ा तासुर है ना, फिर बड़ा गलत तासुर है, बड़ा गलत। और फिर उस औरत को, विडो को तो हम फिर एक्सेप्ट कर लेते ना, हमारी सोसाइटी है कि, लेकिन अगर किसी औरत के साथ इस तरह हो जाए तो पहला जो आप उसके वो अटैक करते हैं ना, उसके किरदार पे करते हैं। तो इस चीज़ से भी अपने आप को निकालें। उनको आपस में ये रिश्ता बड़ा खूबसूरत है, अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बनाया है, इसको एक दूसरे के साथ समझ बूझ के देखिए। जब जिंदगी में नई नई गाड़ी चलाते ना, शुरू में समझ नहीं आ रही होती, कुछ टाइम बाद हमें उसकी कमी बेशी हर चीज़ समझ आती है, उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना सीख लेते हैं। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, टाइम दें, समझें, एक दूसरे का एहसास करें, कॉम्प्रोमाइज के साथ साथ सेक्रीफाइस भी करें। सही, लेकिन इज्जत नफ्स का सेक्रीफाइस ना आप एक्सपेक्ट करें, ना लड़की से ना लड़के से। सही। सो मुझे ये बता दें, एक क्या वजह हम ये भी कर सकते हैं कि आजकल बड़ा लाड प्यार में आप अपनी बच्ची को पाल रहे हैं, ये भी है वजह, ये भी है वजह। और माओ ने स्पेशली बदतमीजी को जो है ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का नाम दे दिया। ठीक है, देखिए मैं ये कतई नहीं कहूंगी कि आप अपनी बच्ची को बिल्कुल दबा दें, आप उसको के बच्चे नहीं, उसको गलत बात पे नो कहना भी सिखाएं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में उसको ये भी एहसास दिलाएं कि बेटे आपने जब अगले घर में जाना है ना, आपने जाते पूरे घर का निज़ाम नहीं बदल देना। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा आप भी जाके टाइम लें, उस घर को समझें, उस घर के देखें। अगर आप चाह रहे हैं ना कि आपकी लाइफ आसानी में रहे, तो ये कहीं ना कहीं रियलिटी है कि आप जब दूसरे की लाइफ को कंफर्ट देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको भी दे रहा होता है। ऐसे बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा आई थिंक बच्चियों को भी एहसास जिम्मेदारी भी दें। अब ये कि मेरी बच्ची पढ़ लिख गई है, मेरी बच्ची बहुत ज्यादा है, वो तो किचन चाहेंगे ना, वो उसका क्या काम है किचन में, ये गलत बात है, ये गलत बात है। वो क्यों घर का काम, घरों को घर समझना चाहिए, बट दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए। हस्बैंड अगर कह रहा है कि मैं ही डोमिनेटिंग रहूं, मेरी हर तरफ मानी जाए, नहीं ये कम आपको, नहीं, ये रिश्ता चल ही नहीं सकता। ये रिश्ता प्यार, मोहब्बत, सलूक, हुस्न अखलाक, सबसे बड़ी बात जब आप लड़का या लड़की
आप इवन रिश्ता भी देख रहे हैं ना, तो जो पैसे को एक मेयार बना लिए ना, ये मेन हमारे यहाँ रिश्तों की लड़कियों की तरफ से खराबी की बहुत बड़ी वजह है। बिल्कुल सही। फिर जब आपको थोड़े टाइम बाद याद आ जाता है कि ये करेक्टर का भी गंदा है, इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, इसका ये भी है, इसका आपको तब क्यों नहीं याद आता? तब आप कंपेयर कर रही होती हैं, तब आपको होता है कि वो हलाल कमाए हराम कमाए, कोई बात नहीं, पैसा तो है, फिर बाद में ये चीजें क्यों चुभने लग जाती हैं? सही कहा आपने। तो सबसे पहले जब आप रिश्ता करें तो ये जरूर देखें कि उसका हुस्न अखलाक कैसे, उसका किरदार कैसे। लड़का सबसे पहले ये जरूर एज अ मदर आप देखें कि लड़का प्रोग्रेसिव कितना है, वो उसमें मेहनत की, उसमें तरक्की की कितनी ख्वाहिश है। ये तमाम चीजें जो कि आपके रिश्ते को कामयाब भी कर सकती हैं। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। वी होप कि इससे हमने कुछ सीखा ही होगा, सीखे भी, बर्दाश्त भी लेकर आए, लोगों को वो कहते हैं ना अपनाना भी सीखें, किसी को इतनी स्पेस दें कि कोई आपको समझ सके, आप उसको समझ सके, उसके पर्सनल कामों में उसको खुला छोड़ दें, आप जो करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी गुजारे, बहुत सारे मामलात हल हो जाएंगे। बाकी एक चुप है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो जीत सकते हैं मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं इस तरह के लोगों को आपसे मिलवाती हूँ, अपने सामने बिठाती हूँ और मुझे उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। बहुत प्राउड ये भी फील होता है कि हमारे मुल्क में माशाल्लाह से इतना टैलेंट मौजूद है। हम कहते हैं एआई का दौर है, हम कहते हैं टेक्नोलॉजी का दौर है, हम कहते हैं बहुत आगे निकलना है। तो बहुत आगे निकलने के लिए हमारे पास टैलेंट भी बहुत ज़बरदस्त मौजूद है, जिसको सिर्फ यूटिलाइज करना होता है, जिसको सिर्फ रोशनास कराना होता है, जिसको सिर्फ सामने लेकर आना होता है। आज की हमारी मेहमान जो है बानी स्टीम लैब हैं, मरियम फातिमा। बहुत सारे लोग जान होंगे स्टीम लैब है क्या, ये टेक्नोलॉजी है क्या। मैं मरियम को जो है अपने प्रोग्राम में वेलकम कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू सो मच जी, कैसी हैं आप? आई एम गुड। अच्छा मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से वो कुछ आपके बैकग्राउंड के बारे में तो जानेंगे, मुझे स्टीम लैब का बता दें क्योंकि हमने आपको बानी स्टीम लैब का है। yes. इतनी छोटी उम्र में आप एक स्टीम लैब की बानी बन गई है, क्या ये स्टीम लैब? Yes, actually it's not set of subjects like science, technology, engineering, arts and mathematics. कुछ भी नहीं है ये? Yes, it's like स्टूडेंट इज़ गोइंग टू इनोवेट। स्टूडेंट कुछ इनोवेशन करेंगे और उसमें साइंस कहाँ पे अप्लाई होती है, मैथ्स कहाँ पे अप्लाई होती है, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। जैसे सीएम ने अभी रिसेंटली अनाउंस की हैं 6000 स्टीम लैब्स, और आप स्टीम लैब में एंटर होंगे, हर कॉर्नर में बच्चा कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी कर रहा होगा दैट इज़ गोइंग टू अमेज द वर्ल्ड। एंड वो परफेक्टली अपना आइडिया होगा। यस, रोबोटिक्स, एआई, 3D प्रिंटिंग, 3D मॉडलिंग, बेसिकली जो ग्लोबली डिमांडेड स्किल्स हैं बच्चों की, जो लाइफ स्किल्स जो बच्चों के पास होनी चाहिए, ये हम स्कूलिंग से 5-6 ग्रेड से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो सीएम का इनिशिएटिव है, इस एक्चुअली नॉलेज इकोनॉमी हमारे मुल्क के अंदर लेकर आएगा। ये हमें इन्वेस्टर हब बनाएगा। हाउ, जब हम अपने लोकल टैलेंट को इतना टेक एनेबल्ड कर देंगे, इतना एम्पावर कर देंगे, छोटे छोटे बच्चे स्मार्ट सिटीज़ पे काम कर रहे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम कर रहे होंगे, एंड जैसे हमारे बच्चे ह्यूमनाइड एनिमेट्रॉनिक रोबोट्स पे काम कर रहे हैं। Great. हमारे बच्चे रोबोटिक आर्म्स, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि उनको एक छत तले हम इकट्ठा कर लेंगे, हमारे पास एक टैलेंट एक कूजे में आ जाएगा ना। यस, इट्स लाइक हम स्टूडेंट्स को प्लेट में 12 टेक्नोलॉजीज रख के देंगे और वो उनको कहेंगे आप जौन सी मर्जी स्किल सीख लें। बिकॉज जो मैडम सीएम का विजन है, वो बेसिकली आज से पहले किसी लीडरशिप ने ये नहीं सोचा कि रोट मेमोराइजेशन इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन टू एक्सेल इन द वर्ल्ड। तो उसके लिए हमारे जो मैडम सीएम है, उनका विजन ये था कि हम एक इकोसिस्टम बनाएं कि जो बच्चा सीखता है बुक में, वो जाके स्टीम लैब में अप्लाई भी करे, ताकि हम बच्चों को ग्लोबली कम्पेटिटिव बना सकें। ये स्किल सीखकर वो दुनिया में जहाँ भी जाएंगे उनको बहुत अच्छा, आई वुड से कि उनको बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। यानी एक प्लेटफॉर्म आपको सीएम साहिबा की काविशों से मिल गया है। वो बच्चे जो कि कुछ सीख रहे हैं, अब उनको आगे जाके ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था जहाँ पे अपने तजुर्बात को अप्लाई कर सके, चाहे वो रोबोटिक्स है, चाहे वो एआई है। तो अब स्टीम लैब की सूरत में सीएम साहिबा की काविशों से आपको ये प्लेटफॉर्म भी मिल गया है जहाँ पर आप जाकर अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर सकते हैं। एंड यस,
इसी प्लेटफॉर्म से आपके लिए आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल जाएंगी, ऐसे ही अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए, स्टार्ट कहाँ से किया? सो मैंने 2019 में ये स्टीम लैब बनाई एंड एज अ गर्ल आई हैव अ लॉट ऑफ सोसाइटल रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा थी। आप जैसे जानते हैं, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी को इजीली अडॉप्ट नहीं किया जाता, तो उसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल की। 2019 में मैंने ये लैब बनाई क्योंकि आई वाज क्रेजी सेल्फ लर्नर। तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब आई यूज टू वर्क फॉर 18 आवर्स इन अ डे एंड नाइट, एंड मैं खाने के लिए भी टाइम निकालती थी कि 1 आवर मैंने खाना खाना है। तो मतलब मैं बहुत क्रेजी थी, तो मैंने ये स्टीम लैब बनाई और उसके बाद मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली। अच्छा, डिपार्टमेंट्स की तरफ से मतलब जैसे आपको पता है इधर पाकिस्तान में इतना जल्दी अडॉप्ट नहीं किया जाता, तो मैंने उस स्टीम जी मैंने खुद बनाई स्टीम लैब और सारे अपनी जेब बाबा इज लाइक सुपर हीरो, वो मेरी लाइफ में सुपर हीरो है। और उसके बाद भी क्या करते हैं आपके वालिद साहब? वो इंस्ट्रक्टर, सीनियर इंस्ट्रक्टर टैप्टा में रिटायर्ड, और उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है उनका। तो मैं आपको एक मेरे सुपर हीरो ही है, एक और भी सुपर हीरो है, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। मैंने 2019 में लैब बनाई और फिर मैंने इसका दरवाज़ा बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो इतनी सपोर्टिव नहीं थी। आगे से मैं उनके पास भी जाती थी। तो फिर मैडम सीएम, उन्होंने मेरा परसेप्शन, उन्होंने मुझे वो मोटिवेशन और इंस्पायरेशन दी। वहां तक आपका आइडिया कैसे पहुंचा? कैसे मैं आपको बताती हूँ। मैडम सीएम चाइना में एक स्कूल विजिट किया था, उन्होंने आकर ये स्पीच दी थी कि मैंने छोटे-छोटे, जब मैं चाइना विजिट किया, मैंने छोटे-छोटे बच्चों को देखा, वो रोबोट्स बना रहे हैं, वो एआई कर रहे हैं, वो मशीन लर्निंग कर रहे हैं, वो साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो मैंने कहा आई हैव डन दिस, आई एम गोना डू दैट। तो मैंने फिर मैंने इस पे स्ट्रगल, और आई वुड से यहाँ पे कि एक जो रिस्पॉन्सिबल यूज़ है, आप मैडम सीएम को देखते हैं, आप मिनिस्टर फॉर एजुकेशन राना सिकंदर हयात को देखते हैं, वो जो प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसी सीडिंग करते हैं जैसे हमारे जैसे बच्चे फिर बाहर आते हैं। आप वहाँ तक पहुँची कैसे? जी मैं आपको बताती हूँ। फिर मैंने दोबारा स्टीम लैब का दरवाज़ा खोला और मैंने मिनिस्टर साहब को बताया, सर मैं ये कर रही हूँ, मुझे कोई ऑफिसर सपोर्ट नहीं कर रहा। ही इज़ लाइक, बेटा पायलट टेस्ट करो और मैं देखूंगा, फिर आउटपुट दो मुझे। और आप यकीन करें 20 दिन में बच्चों ने एनिमेट्रॉनिक्स रोबोट्स बनाए, एआई मॉडल्स बनाए, एआई चैटबॉट्स, एआई विजन एंड 3D मॉडलिंग एंड 3D प्रोटोटाइपिंग। एंड आप कभी स्टीम लैब विजिट करें, इट्स गोना बी डिफरेंट वर्ल्ड, बहुत डिफरेंट वर्ल्ड। बनाई आपने? ये पैक्टा में, अभी मैं उस पर टीचर्स भी ट्रेन कर रही हूँ, स्टूडेंट्स भी ट्रेन कर रही हूँ। वी रियली अप्रिशिएट ये आपकी अपनी एफर्ट। यस, मेरी अपनी एफर्ट्स। और आई वुड से कि मैडम सीएम की जो एफर्ट, बिकॉज ये मैडम सीएम का विजन है कि हम ऐसा इकोसिस्टम बना दे जिधर बच्चा ना के सिर्फ याद करे बल्कि उसको इम्प्लीमेंट। अब स्टीम लैब के दरवाजे सबके लिए खुले हैं जो सीखना चाह रहा है। यस, अभी इवन कि मैं अभी सेशन भी छोड़ के मैं आई हूँ। मैं 2 डिसेबल बच्चे हैं, आज मैं उन पे टेस्टिंग कर रही हूँ कि वो ये टेक्नोलॉजीज कर सकते हैं नहीं, वो एम्प्लॉयड होंगे, वो बच्चे होंगे। आई एम गोना मीट यू देम। इस टीम लैब से आपको रोजगार के कोई मौके मिले? आप पैसे कमाना शुरू हुई और जो बच्चे वहां से सीख के आते हैं वो कोई पैसे कमा सकते हैं? यस मैडम, मैं इसके लिए मैंने इस पे सॉफ्टवेयर भी बनाए हुए हैं। मैं इस पे खुद सॉफ्टवेयर बना रही हूँ, इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर बना रही हूँ। तो मेरी जो पर्सनल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है कि इंजीनियर को यहाँ पे मौका ही नहीं मिलता, लेकिन मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे अभी अंडर ग्रेड हूँ और मुझे ये टेक्नोलॉजीज पे काम करने की वजह से पैसे महीने के कमा लेती हैं? तो जस्ट अभी तो मैंने 3-4 लाख में स्टार्ट किया माशाल्लाह। और इंशाल्लाह यकीन माने मुझे आपसे मिलकर खुशी भी बहुत हुई है। आप कुछ करना चाहती थी, आपको सीएम साहिबा सहारा बनी, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया, वहां से आपने स्टार्ट किया और अच्छी चीज आप दूसरों को सिखा रही हैं। वेरी एंड आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम अपने स्टूडेंट्स, अपनी यूथ की एक ऐसा, जैसे मैडम सीएम अप्रिशिएट करते हैं इनोवेशन को, टेक्नोलॉजी को, लेकिन हम बच्चों को ट्रैश टॉकिंग क्यों सिखाएं? जब हम, ये होता है कि जब आप अच्छी टॉक करेंगे, बच्चों को अच्छे डायरेक्शन देंगे, उनके माइंड में मेरे सीडिंग होगी। जैसे मेरे माइंड में मैडम सीएम की ये बात बैठ गई, उस पर मिनिस्टर सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड आई एम हियर। I think this is gonna be the biggest revolution in history of Pakistan. इंशाल्लाह। और आप जैसे स्टूडेंट्स की हमें जरूरत है। इसी तरह से ग्रो करती रहे, बहुत सारे लोगों को आप सिखा रही हैं। सो वी रियली अप्रिशिएट। गुड लक मैं आपको कहना चाहूंगी। इसी तरह होती रहे, मुस्कुराती रहे। थैंक यू सो मच जी। हम ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन। बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रही हैं आज और कल की, क्योंकि कल कुछ हमारे पास टाइम की शॉर्टेज थी, हम नाम शामिल नहीं कर सके। सो आज की लिस्ट की तरफ और कल की लिस्ट की तरफ आ जाते हैं। ज़ारा हामिद और इसके बाद जी फ़ख्रुन्निसा की सालगिरह है, शहरियार, चौधरी शायान, मिन्हा उमेर, इफ्रा, और उसके बाद जी अदनान अली, चांद लियाकत, सैयद फसी अली, मोहम्मद राहील, राना हमज़ा, रईस बेग, अलिशबा आसिफ, और इसके बाद जी शेराज यूसुफ, CNN के जी ये NLE हैं, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के, और इसके बाद जी अलिशबा आसिफ हैं जी, ये रिपोर्टर हैं जी, मलिक जैन और मिन्हा उमेर। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। अभी हम सेगमेंट शामिल करेंगे, बताएंगे आपको आज के भाव। तलहा की तरफ लिए चलेंगे, बाहर मौजूद है रेट लिस्ट, उनके पास है। ओवर टू यू।
जी बिल्कुल, सब्जियों की सरकारी कीमत और ओपन मार्केट की कीमतों में खासा फ़र्क आज भी बरकरार है। अगर कीमतों की बात कर ली जाए तो आलू कच्चा नया आलू जो दर्जा अव्वल का है वो 80 रुपये फ़ी किलो बेचना चाहिए, लेकिन वो 120 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। अदरक थाईलैंड और अदरक चाइना 310 रुपये मुकर्रर की गई इसकी कीमत, लेकिन ओपन मार्केट में ये 350 रुपये फ़ी किलो तक बिक रहा है। बंद गोभी 160 की बजाय 180, बैंगन 45 की बजाय 60, भिंडी 110 रुपये की बजाय तकरीबन 130 से 140 रुपये फ़ी किलो बिक रही है। प्याज की सरकारी कीमत 108 है, लेकिन ये भी तकरीबन 140 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। उसके बाद फूल गोभी 30 की बजाय 40 रुपये, उसके बाद टमाटर 140 की बजाय 160 रुपये, सब्ज़ मिर्च 105 रुपये की बजाय 130 रुपये, शिमला मिर्च 115 की बजाय 140 रुपये। इसी तरह दीगर सब्जियां भी हैं, उसमें भी उसकी भी सरकारी कीमत में 20 से 30 रुपये का इजाफा करके ओपन मार्केट में बेचा जा रहा है। और शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो सरकारी नरखनामा है उसका इत्तलाक करवाए, ताकि जो शहरी हैं वो सस्ती सब्ज़ी और सरकारी रेट लिस्ट पर सब्ज़ी हासिल कर सके। लेकिन दूसरी जानिब जो सब्ज़ी फ़रोश हैं, दुकानदार हजरात हैं, उनकी जानिब से भी शिकवा किया जाता है कि मंडियों में भी इसका इत्तलाक नहीं किया जाता, जिसकी वजह से सरकारी रेट लिस्ट पर सब्ज़ी पहुँचाना आम शहरी तक और सस्ती सब्ज़ी पहुँचाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।